तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम कक्षा 9th क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th कार्य और ऊर्जा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन या फिर गुरुत्वाकर्षण सीखा था। उसका हमारा वीडियो फेसबुक पर भी लाइव हो चुका है और यूट्यूब पर भी हम उसको अपलोड कर चुके हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा NCERT स्टडी A1 के नाम से है। वहाँ पर आपको बिल्कुल 9th क्लास की पूरी साइंस अवेलेबल हो जाएगी और 10th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स साइंस दोनों चीज़ें अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट सेशन में हम यूपी, बिहार और राजस्थान बोर्ड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 10th के लिए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। जो बैच हैं लॉन्च किए जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या आपका कोई रिलेटिव है आप उसके पास भेज सकते हैं। जल्दी हमारा ऐप आने वाला है NCERT स्टडी A1 के लिए भी। नेक्स्ट अप्रैल में हमारा ऐप भी अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर आप टेस्ट दे पाओगे सही से। ठीक है, और नोट्स वगैरह हैं अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। चलिए तो अपने पास है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा, ठीक है। पिछले अध्यायों में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। पिछले कुछ अध्याय में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण, गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मानी हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो गति का चैप्टर पढ़ा है, गति के तीनों समीकरण जान लिए हैं, ठीक है। और गति का कारण और गुरुत्वाकर्षण भी हमने सीख लिया है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु पृथ्वी की केंद्र की तरफ ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। ये सब हमने उस चैप्टर में सीखा था। जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर या अपनी जो गैलेक्सी है उन सब में जो पिंड है या फिर जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से रुके हुए हैं अपने मतलब वो जो है वो है आपका गुरुत्व, ठीक है। और अब इस चैप्टर में हम कार्य, एक अन्य अवधारणा है कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य और एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति कार्य से निकट संबंध है। ऊर्जा और जो शक्ति है कार्य, ऊर्जा और जो शक्ति है कार्य के निकट संबंधी है। अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए भाई, हम अगर जीवित हैं तो हमें खाना चाहिए। अगर हमें एवरीडे खाना मिलता रहेगा तो हम जीवित रह पाएंगे। और जब जीवित रहेंगे तो ये नहीं खाना खा के सो ही जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर खाना खा लेंगे, फिर सो जाएंगे, नहीं। जब हम खाना खाएंगे तो अपनी जैविक क्रिया है, उस खाने को प्राप्त करने के लिए जो जैविक क्रियाएं हैं वो हमें करनी होती। वो जो सारी जो क्रियाएं करते हैं एवरीडे की, वो होती है अपना जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। क्या होती है? लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है ना। क्या होती है भाई? लाइफ प्रोसेस होती है ना। उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और लाइफ प्रोसेस के नाम से एक चैप्टर कक्षा 10 के अंदर है, साइंस के अंदर, ठीक है, वो हमने अच्छे से पढ़ाया है। आगे है, इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। देखो जो भी हम एवरीडे का कार्य संपन्न करते हैं उनके लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें खाने से मिलती है। जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम एवरीडे भोजन के रूप में लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने,
लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य कोई सा भी करो, चाहे आप कार्य करो ही मतो, लेकिन इस शरीर को जीवित रखना है, तो शरीर को एनर्जी के रूप में ये हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और भोजन जब हम खाएँगे एनर्जी मिलेगी, अपनी कोशिकाएँ उनको लेंगी, कोशिका ग्रोथ करेगी। क्योंकि रोज़ कोशिकाएँ मरती है और बनती हैं, ठीक है ना? तो वो अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन लेना ज़रूरी है, चाहे आप कार्य करो या मत करो, खाना चाहिए आपको, ठीक है? कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये है कि अगर हम नॉर्मली बैठे रहते हैं, तो हम जो खाना खाते हैं, उसकी मात्रा धीरे-धीरे कम हो जाती है क्योंकि शरीर को जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बाहर से खाना उतना ही लेना चाहता है। तो जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मेहनत है ही नहीं, जैसे बैठे रहने का कार्य ऑफिस में, उन लोगों का खाना बहुत कम हो जाता है। क्योंकि उनको जितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उतना ही वो खाना खाते हैं। ज़्यादा खाते हैं तो अपच हो जाती है, गैस बनने लग जाती है। तो जितनी ज़रूरत है उतना। और मान लीजिए किसी-किसी का शरीर काम भी नहीं कर रहा और वो व्यक्ति बैठा है और फिर भी वो बहुत ज़्यादा रोटी खा रहा है, मतलब वो जो एनर्जी एक्स्ट्रा बच रही है, वो उसकी बॉडी में किसी न किसी रूप में संचित हो जाती है। जैसे हो जाएगी फैट के रूप में हो जाएगी, ठीक है ना? फैट के रूप में क्या हो जाएगी? संचित हो जाएगी, ठीक है? जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, उदाहरण के लिए वे कूद और दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इनके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए भी उपयोग लेते हैं। जैसे बैल हो गया, ऊँट हो गया और ठीक है? इनको हम खेतों के लिए पहले काम लिया करते थे, आज बहुत कम वो काम लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे देश में इतनी विकसित हो चुकी है अभी, काफ़ी विकसित हो, तो पशुओं को हम खेत से बिल्कुल बाहर रख चुके हैं। पशु पालते हैं केवल दूध के लिए, ठीक है? इसके अलावा कोई और पशु नहीं पालते। जैसे भैंस पालते हैं दूध के लिए, बकरी पालते हैं दूध के लिए और उनके बच्चे बेचने के। गाय दूध के लिए, बाकी आजकल बैल-वैल पालना लोगों ने बंद कर दिया है, ठीक है? या फिर बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। गाँव में हमारे गाँव में 1-2 लोगों की मिलेगा बस, अदरवाइज़ सबने बंद कर दिया। उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने, बैलगाड़ी खींचते थे ना, तो उसके लिए एक तो ऊँट गाड़ी होती है, एक बैलगाड़ी हो गई। तो ऊँट गाड़ी में ऊँट की ज़रूरत पड़ेगी, बैलगाड़ी में बैल की ज़रूरत पड़ेगी। खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऊर्जा की। तो भाई पशुओं को रखेंगे तो खाना देंगे ना, खाना देंगे ही नहीं तो उनको एनर्जी कहाँ से आएगी? जब एनर्जी आएगी ही नहीं तो कार्य भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो उनको खाना आवश्यक है। मतलब खाने में क्या देते हैं? उसको भूसा देते हैं, कूड़ा देते हैं या फिर कुट्टी देते हैं, गाँव की भाषा में कुट्टी, ठीक है? या फिर हरा चारा। मशीनों के बारे में उन मशीनों को बनाएँ जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य उन्हें कार्य करने के उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अब ये देखो कि अपने पास जो मशीनें हैं, ये नहीं कि मशीनें बिना किसी एनर्जी के चल जाएगी। भाई उनको भी किसी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है? चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, ठीक है? ये भी तो एनर्जी है, वो उनको देनी पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट देनी पड़ेगी उसको और मैकेनिकल एनर्जी या फिर मतलब इंजन होगा, इंजन देगा, ठीक है? अब इंजन में क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल हो सकता है पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, पीएनजी जो भी है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? मतलब उनको भी कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, जादू नहीं है, जो मतलब कोई चीज़ चल जाए, ठीक है? हाँ, कुछ इंजनों को पेट्रोल, डीज़ल की आवश्यकता होती है। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? आइए देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, संसार में ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा बोले तो एनर्जी,
मतलब हम जो खाना खाते हैं, वो एनर्जी अपने शरीर में आती है। अपन उससे कार्य कर लेते हैं, तो दूसरे रूप में तब्दील हो जाती है जो कार्य कर लेते हो। मतलब एनर्जी को एक दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं हम नष्ट कर। तो भाई जब हमें किसी इंजन को रन करवाना है, तो उसको फ्यूल देना पड़ेगा। फ्यूल ही उसकी क्या है? एनर्जी। अब वो जो फ्यूल होगा उसको मैकेनिकल एनर्जी दे देगा किसी, ठीक है? जैसे कुट्टी काटने की मशीन में लगा रहा था, आपको कुट्टी काट के दे देगा। अब उस कुट्टी को आप लोग कहाँ ले जाके डाल देंगे? पशुओं को ले जाके डाल देंगे। अब पशु उससे क्या कर ले? खा लेगा तो या तो आपको दूध दे देगा, या फिर आप क्या आप आपको उसके बदले कोई कार्य करके देगा वो, ठीक है ना? तो वो जो कार्य करके देगा उस रूप में बदल जाएगा। मतलब एनर्जी एक रूप कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, बदलती है, ठीक है ना? क्या होती है? बदलती है। उत्पन्न नहीं की जा सकती, नहीं खत्म की जा सकती। आगे आ गया कार्य। कार्य बोले तो वर्क, ठीक है ना? कार्य बोले तो वर्क आ गया। क्या आ गया भाई? वर्क, राइट? कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन जिस रूप में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं, और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं, ठीक है? कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। क्या रोज हम बोले क्या कर रहा है भाई? काम कर रहा हूँ। काम बोले तो कार्य कर रहा हूँ कुछ, ठीक है ना? क्या वो कार्य या फिर ये कार्य एक ही है, या कुछ अलग अलग है? कुछ उदाहरणों से इनको हम समझने वाले हैं, ठीक है ना? क्या करने वाले हैं भाई? कुछ उदाहरणों से हम इन्हें समझने वाले। चलिए तो भाई आगे आगे आ गया भाई अपने पास। क्या आ गया? आ गया है कठोर काम। कठोर काम करने के लिए बाजू अ, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं करना। कठोर काम बोले तो बहुत मेहनत का यदि हम काम कर लेते हैं, सारे दिन बहुत मेहनत हम कार्य कर लेते हैं, तो शाम को कार्य करने रहती है, उसके बाद हम कार्य नहीं कर पाते। रीजन क्या है? कि अपने जो बॉडी की सारी क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी होती है, या नष्ट का मतलब है यूज आ चुकी हो। तो हमारे जो मांसपेशियां लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, फिर थकान फील होती है। क्या फील होती है? थकान फील होती है, और हम कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक? मतलब नॉर्मल कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती हैं, चित्र बनाती हैं, और अपने विचारों को व्यवस्थित करती हैं। प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती हैं। कक्षाओं में उपस्थित रहती है। कक्षाओं में क्या रहती है? उपस्थित रहती है। अपने मित्रों के साथ अपने मित्रों के साथ समस्या पर विचार विमर्श करती तथा प्रयोग करती हैं। इन क्रियाकलापों पर वह वस्तु वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। मतलब सारे दिन जो भी कार्य करते हैं, ऊर्जा तो व्यय होती ही होती है, चाहे आप कम काम करो, चाहे आप ज़्यादा कार्य करो, ठीक है? या फिर आप बैठे रहो, ऊर्जा तो जो है बदलेगी। आगे आ गया सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के उप देखें, तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। माने बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है इस काम में, क्योंकि एक तो बात करना, पढ़ना, ठीक है ना, चर्चा करना, या किसी विषय पर क्रियाकलाप करना, ऐसे में बहुत कम एनर्जी क्या होती है? यूज होती है, ठीक है? मतलब जब जिस कार्य में एनर्जी कम यूज हो रही है, मतलब वो काम कठोर नहीं है, नॉर्मल काम है, ठीक है ना? कौन सा काम है? नॉर्मल काम है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है। आप पूर्णतया आप पूर्णतया आप पूर्णतया थक चुके हैं। देखो भाई, अगर अपने सामने कोई एक चट्टान है,
और सारे दिन हम उससे क्या कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे दिन लग रहे हैं उसके, ठीक है ना, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से किसकी नहीं। इसका मतलब है कार्य तो हो गया अपना जीरो है। क्या हो गया अपना कार्य, जीरो हो गया। क्यों, हमने तो मेहनत की लेकिन वो अपनी जगह से दूसरी नहीं गई, ठीक है ना। कार्य बराबर होता है भाई बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन। अगर हम कार्य कर रहे हैं किसी वस्तु पर और वह अपनी जगह से दूसरी जगह किसके ही नहीं, तो हमने जितना भी उस पर सारे दिन जो बल लगाया है और बल लगा के एनर्जी खत्म किया, वो भी वो भी क्या हो जाएगी, इसके साथ साथ जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि विस्थापन में हम उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसका ही नहीं कर सके, खिसका नहीं सके, और बल लगा दिया हमने, मान लीजिए 100 न्यूटन, कितना लगा दिया 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई करोगे देन जीरो, तो कार्य अपने सारे दिन का क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन माने उसकी स्थिति में परिवर्तन आना जरूरी है, ठीक है ना, उसकी स्थिति में आना, परिवर्तन आना जरूरी है। तो ये देखो थक चुके, तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि चट्टान में कोई क्या नहीं हुआ भाई, विस्थापन नहीं हुआ, चेंजेस नहीं, अपनी स्थिति में है। जैसी स्थिति थी वैसे की वैसी स्थिति में वह बनी हुई, परिवर्तन नहीं हुआ, वह खिसक नहीं सकी, क्या नहीं कर सकी, वो खिसक नहीं, तो अपना पूरा का पूरा कार्य जीरो हो जाएगा। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं, आप थक जाते हैं, आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है, आप अपने सर पर किसी चीज को रखे हैं और आपने प्रयास किया है, आपकी ऊर्जा भी व्यय हुई है, क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल कार्य तो कर रहे हैं। हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया, ठीक है ना। अपने सर पे वह रखा जरूर है, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, मतलब हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं, उसकी स्थिति के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में कार्य इज इक्वल टू जीरो। हम तो बोलेंगे कि ना मैं तो सारे दिन भाई एक पराते लेके सर पे खड़ा हुआ हूँ, आपने बोला था, लेकिन कार्य में तो परिवर्तन नहीं आया। अब जब कार्य की परिभाषा आती है तो बोले बल इंटू विस्थापन, भाई बल लगा लिया आपने बहुत सारा, ठीक बात है, विस्थापन कहाँ है, कार्य उसे ही कहेंगे जब बल के साथ साथ उसमें विस्थापन भी हो, ठीक है। अगर विस्थापन होगा ही नहीं, बल जीरो, हाँ विस्थापन होगा ही नहीं तो कार्य जीरो। हाँ, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप कुछ ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित होता है। बहुत सा कार्य क्या होता है, निहित, ठीक है ना। देखो किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़े और वापस से चढ़ गए नीचे से ऊपर, आपने विस्थापन किया, क्या किया है, विस्थापन किया है, चलने में कार्य किया, चलने में क्या किया है, कार्य किया है। अपने दैनिक जीवन हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलापों जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र माने सिनेमा को देखना, किसी समारोह में किसी समारोह में किसी समारोह में सम्मिलित होना को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। कार्य क्या होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करें। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करें। इसे जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। अगला क्रियाकलाप है, उसको करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। क्या क्रियाकलाप, क्या है क्रियाकलाप, आ गया अपना 10.1। उपरोक्त अनुच्छेद में अनुच्छेद हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों चर्चा की जिन्हें प्राय हम अपने दैनिक कार्य मानते हैं। इसमें प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस वस्तु पर कार्य किया गया? किस वस्तु पर कार्य किया गया? हम घूम रहे हैं, घूम घाम के वापस अपने घर पे आ गए, किसी वस्तु पर कार्य नहीं किया। वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? जब किसी वस्तु पे कार्य ही नहीं किया तो घटित क्या होगा? कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है? हम ही कर रहे होते हैं, चलो घूम घाम के आ जा रहे होते हैं। ठीक है, अब इनके उत्तर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, मतलब रियल में कार्य है क्या? विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। क्या है स्थिति? किसी सतह पर रखे एक धकेले गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापित हो गया। इस स्थिति में क्या हुआ है? कार्य हुआ है। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसीलिए कार्य किया गया। इसीलिए क्या किया गया भाई? कार्य किया गया, राइट। आगे चलते हैं। एक वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। वस्तु हाँ, पुस्तक ऊपर उठती है। पुस्तक पर एक बल लगाया गया था। और क्या लगाया गया था? एक बल लगाया गया था। तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसीलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक। कार्य करने के लिए कितनी दशाओं का होना आवश्यक है? एक तो आपको बल लगाना होगा और एक वस्तु की स्थिति में विस्थापन लाना। क्या करना होगा? एक तो बल लगाना होगा और एक है वस्तु की स्थिति में आपको परिवर्तन लाना होगा, विस्थापित करना होगा। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं हो तो कार्य कार्य नहीं किया गया। ठीक है ना, इनमें से दोनों ही, मतलब दोनों की स्थिति में से एक भी रह गया तो समझो कार्य नहीं हुआ। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। एक बैल किसी गाड़ी को क्या कर रहा है भाई? खींच रहा है। एक बैल गाड़ी को क्या कर रहा है? खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लगता है तथा गाड़ी कुछ दूरी चलती है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य हुआ? बिल्कुल। गाड़ी पर बल लगा तभी वो किसकी, और जब स्थिति में विस्थापन हो गया, मानी जो इसकी स्थिति थी उसमें चेंज हो गया और कार्य बल भी लगाया तो मतलब कार्य हुआ है। मतलब कार्य हुआ है। तो डिस हो गए। चलिए आगे। आगे है भाई, क्रियाकलाप दूसरा आ गया है। अपने दैनिक जीवन में, हाँ, जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हो। इनकी सूची बनाइए। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए। यहाँ प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया। अपने उत्तरों का कारण जानने का प्रयत्न कीजिए। उत्तरों का कारण जानने का क्या करना है? प्रयत्न करना। क्या करना है? प्रयत्न करना है। यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? वस्तु कौन सी वस्तु अ, वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है? जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी क्या परिवर्तन हो? अब देखो, फल भी कई प्रकार का होता है। फल एक तो
खींचने वाला, एक धक्का देने वाला, ठीक है ना? काफ़ी सारे बल हैं यहाँ पे, आगे उन पे चर्चा करेंगे। क्या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ नहीं? फिर क्रियाकलाप आ गया अपना, क्या है कि कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगाने के बावजूद वह विस्थापित नहीं। अगर हमने किसी वस्तु पर क्या किया, बल लगाया, ठीक है, और उसमें विस्थापन क्या आया, शून्य, तो कार्य कार्य का फॉर्मूला आने वाला बल, बल मानी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ही लगा सकते, ठीक है ना? यानी विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और बल को फोर्स कहें। यदि हमने मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगाया और डिस्टेंस बोले तो दूरी, विस्थापन हमने 0 कवर किया, दैट मीन्स अपना कार्य क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है कि अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया और उसमें विस्थापन ही नहीं हुआ, दैट मीन्स अपना कार्य 0 रहा। क्या रहा भाई अपना कार्य? 0। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। मान लीजिए अगर किसी वस्तु पर बिना बल लगे क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी वस्तु पर बल लगे ही नहीं और वह विस्थापित हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि एक नियम है, अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाते तब तक वह अपनी स्थिति बनी रहती है, ठीक है। चाहे मान लीजिए अपन गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, कंटिन्यूस अपनी स्थिति में है। अगर आप उसकी रेस खींचोगे और स्थिति में परिवर्तन होगा, क्योंकि हम उसको त्वरण दे रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, या फिर हम उसमें ब्रेक लगा रहे हैं तो रिटार्डेशन मानी ब्रेक, मानी उसका एंटी फोर्स लगा रहे हैं उसके चलने के विरुद्ध, तो हम उसकी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं एक्स्ट्रा बल लगाकर। जिस स्थिति से समान चाल से वो चल रही है, रेस लगाएंगे तो फिर उसकी चाल बढ़ेगी, और ब्रेक लगाएंगे तो उसकी चाल में कमी होगी, मतलब क्योंकि उसके विपरीत क्या लग रहा है, उसमें बल लग रहा है। जो रेस दे रहे हैं वो भी बली है एक तरीके का, और उसमें जो ब्रेक लगा रहे हैं वो भी बली है, लेकिन वो रोकने वाला बल है, एक भगाने वाला बल है, ठीक है ना? मतलब बोला जाता है मतलब ये फिक्स है कि अगर हम किसी वस्तु की स्थिति में जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएं, जैसी स्थिति में बनी हुई है, अगर उसको हम छेड़छाड़ नहीं करें तो अपनी स्थिति बनी रहेगी। बिना धक्का दिए ही चल जाए कोई गाड़ी, मतलब कोई हवा हवा से चलेगी, या फिर मान लीजिए कोई आना तल है, मान इधर से रखा इधर से चली गई, तो ये भी तो फोर्स लगा रहा है, यहाँ से खिसक के चली गई यहाँ, ठीक है ना? यहाँ कोई वस्तु तो यहाँ क्योंकि ढलान है तो वो जाएगी, स्वाभाविक है, ठीक है ना? तो उस पर भी तो बल लग रहा है इस आने तल का, क्योंकि वो नीचे की तरफ गति करना पसंद करेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वस्तु पर लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। प्रत्येक के लिए जितनी स्थिति आप सोच सकें उनकी सूची बनाएं। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या इन स्थितियों में कार्य हुआ। आगे है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक नियत, नियत का मतलब होता है एक फिक्स कांस्टेंट, बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब हम विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। बल कहाँ लग रहा हो भाई? जब बल कहाँ लग रहा हो? विस्थापन की दिशा में, ठीक है। अगर बल विस्थापन की दिशा में लग रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा। मानी अगर हम किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो उसके संतुलन बल से हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई चीज रखी है, मैं इधर से धक्का मार रहा हूँ, एक आदमी उधर से धक्का मार रहा है, ठीक है ना? तो अगर मुझे उस वस्तु पर रियल में कार्य दिखाना है तो मुझे उस सामने वाले आदमी से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर वह उस वस्तु की परिवर्तन आएगा और तभी माना जाएगा कि मैंने कार्य किया। परंतु यदि मैंने कम फोर्स लगाया और उसने इधर कर दिया तो उसका कार्य माना जाएगा। कार्य तो हुआ है वस्तु पर, क्या हुआ है? कार्य तो हुआ है। ये लग रहा हो। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F बोले फोर्स से लिया गया है। इससे
फोर्स से ये एफ लिया गया, कार्य करता है। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में एस दूरी विस्थापित करती है, यानी बल की दिशा में एस दूरी, ठीक है ना। क्योंकि जो बल जो कार्य है मैंने बोला बल इंटू विस्थापन, डी लिया था, यहाँ पे एस है, ठीक है ना। बल की दिशा में तो कार्य क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, सदिश, क्योंकि दिशा भी तो दे रहा है ना, बल की दिशा में। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, यहाँ से एफ लगाया जा रहा है और विस्थापन यहाँ से उठकर ये वस्तु इस स्थिति में चेंज आ गया है यहाँ पे, इसने मान लीजिए एस दूरी तय की है, टोटल फोर्स क्या, कार्य क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस। मान लीजिए कि W किया गया कार्य है और कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे आ गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, उसको W बराबर एफ इंटू एस में नोट किया गया। यहाँ एक मेज रखी हुई है और यहाँ एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी तो बोले तो एक बॉक्स मान लीजिए, ठीक है। ये एक थिंग्स क्या बोल सकते हैं आप, इसे वस्तु मान सकते। तो वस्तु में क्या किया गया, बल इधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है और बल की दिशा में आ गया है विस्थापन, यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एस दूरी है ऊपर लिखी हुई है, ये जो दूरी तय की गई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, और यहाँ पर आ गया आपका एफ। तो यहाँ से क्या रियल में कार्य हुआ, बिल्कुल। यहाँ पे जो कार्य हुआ है वो रियल कार्य हुआ है। क्या हुआ है भाई, रियल कार्य हुआ है, ठीक है ना। चले आगे, आगे आ गए भाई बाबू अपने, आगे है। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती, कार्य के अंदर क्या होता है, परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, ठीक है ना? इस राशि होनी नहीं है, मतलब बोला है समीकरण 10.1 में एफ मानी 1 न्यूटन बल लगा है और एस 1 मीटर दूरी चली गई है, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा, जहां बल का मात्रक न्यूटन मीटर, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूल। यानी कार्य की जो क्या बोलते हैं, एसआई पद, एसआई यूनिट जो है वो है जूल, ठीक है। क्या है, जूल। वैसे अगर अपना जो कार्य है, कार्य बोले तो डब्लू, डब्लू इंटू एफ, ठीक है। एफ जो बल है न्यूटन में नाप, और एस दूरी मीटर में नापते हैं, तो न्यूटन मीटर बराबर ही क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, जूल होगा। जूल एक क्या है आपकी, एसआई, एसआई है, एसआई पद्धति है, एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट। अगर इसके बारे में बात की जाए तो मेरे भाई ये आपकी एम के कौन सी सिस्टम है, एम के एस सिस्टम है, ठीक है। एक होता है एफ पी एस, फुट पाउंड और सेकंड, ये अपना यहाँ नहीं चलता है, ये चलता है भाई साहब ब्रिटेन, यूरोप के अंदर चलता है, ये जहाँ चीज़ें पाउंड में नापी जाती है, कोई भी तौल की चीज़ें किस में नापी जाती है, पाउंड में। तो अपने तो भाई साहब ये नहीं चलता है। हाँ, फुट में हम जो मकान वगैरह बनाते हैं तो उसकी जितना भी मेजरमेंट है मीटर में न लेकर हम फुट में लेते हैं, ठीक है ना। इसमें लेते हैं फुट में। तो यहाँ कुछ क्योंकि अंग्रेज यहाँ रहे थे तो उनका कुछ सिस्टम यहाँ पे चल रहा है अभी, ठीक है ना। अंग्रेजों का यहाँ आधिपत्य रहा था 200 सालों के करीब, 100 में अब 400 साल, 350 साल तक, ठीक है, वो यहाँ रहे थे। तो उसका कुछ जो सिस्टम है यहाँ पे चला है, ठीक है। जैसे ये आ गया, एफ पी एस आ गया, एम के एस आ गया, एक और एम के एस है, एक और था सी जी एस, ठीक है ना।
एक कौन और था, सीजीएस, सेंटीमीटर, सीजीएस, एक और से सीजीएस, है ना। ये कुछ सिस्टम थे। और जो एसआई सिस्टम है ना, ये मिला जुला है किसका, एमकेएस। किसका है, मिला जुला है एमकेएस, यानी एमकेएस जो पद्धति है उसी से का सारा डाटा है, इसमें थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा में लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। समीकरण 10.1 को ध्यानपूर्वक देखिए। यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया अपने पास। अपने पास क्या आ गया है, एक एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल, कितना बल, 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होता है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण 10.1 के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा। किया गया कार्य कितना होगा, एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। एफ कितना है, 5 न्यूटन, एस कितना लग रहा है, 2 मीटर, तो 10 जूल कार्य हो जाएगा भाई, या न्यूटन मीटर कार्य हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर कार्य हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा भाई, 10 न्यूटन मीटर कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आ गया है 10 जूल कार्य। आगे अपने पास कुछ एक पर्सन है, आप इनका आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। क्या है अपने पास, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए कि बल की दिशा विस्थापन बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के लगातार वस्तु पर बल लग रहा है, तो इस स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य कितना। डब्लू बराबर सीधा का सीधा क्या होता है, तो एफ कितना है आपका, 7 न्यूटन, और गुणा 8, तो 7 8 56 जूल कार्य किया। कितना कार्य किया गया भाई, 56 जूल कार्य किया गया। ठीक है ना, कितना कार्य किया गया है, 56 जूल कार्य किया गया है। आगे ले, आगे ले बाबू, मेरे बाबू, आगे। ठीक है, आगे क्या है भाई, आगे है एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल और विस्थापन एक ही दिशा में, बल और विस्थापन किधर है, एक ही दिशा में है। एक बच्चा किसी खिलौना कार को और चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार धरती के समांतर खींच, समांतर बोले तो सीधा, समांतर है ना। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया, कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया। इस स्थिति में क्या गया, कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है ना। देखिए मेरे भाई, क्या माना जा रहा है, धनात्मक माना। देखो, ये बल किधर की तरफ लगा रही है लड़की, गाड़ी इधर खड़ा है ना, इधर खींच रही है, मतलब इधर लगा रही है बल। और ये गाड़ी भी डिस्प्लेसमेंट इधर जा रही है, माने बल की दिशा में कार्य हो रहा है। ठीक है ना, बल की दिशा में अगर पीछे होती, पीछे से भी यदि धक्का मारती तब भी बल की दिशा में कार्य होता। किसमें होता, बल की दिशा में कार्य होता। ठीक है ना, चले आगे, और इसके काफी सारे केसेस आएंगे। अब अब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में अवमंदन बल जानते हो आप, ब्रेक। अवमंदन बल क्या होता है, ब्रेक, जो कि उसको कम करता है, रिटार्डेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, रिटार्डेशन कहेंगे। पर बल फोर्स एफ आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 80 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए वस्तु एस दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है। ऐसी स्थिति में
बल F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू? ऋणात्मक। इसे चिन्ह ऋण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F इंटू में विस्थापन S। ठीक है, विस्थापन S माने विस्थापन उल्टा लगा दिया गया, माने बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ, या फिर बल अलग दिशा में लग रहा था, विस्थापन अलग दिशा में लग रहा था। ठीक है ना? तो बल द्वारा किया गया कार्य मतलब नेगेटिव में होगा। इसमें होगा, नेगेटिव में होगा। आगे लीजिए, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो। किया गया कार्य क्या होगा भाई? ऋणात्मक होगा ना। और बल की दिशा में हो तो धनात्मक। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक। ठीक है, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो धनात्मक, और जब बल विस्थापन के विपरीत लगता है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। उपरोक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है, पर दोनों एक साथ नहीं। दोनों में से कोई एक होगा। ए आ, होगा। राइट। चले बाबू, आगे चले। क्रियाकलापों की कमी नहीं, सवालों की भी कमी नहीं। ठीक है ना, सवाल भी काफी आएंगे, आप भी काफी आएंगे। अभी तक तो हमने भाई कार्य पढ़ा है, आगे ये वाला सवाल कर लेंगे आगे। ठीक है, थोड़ा सा और क्रियाकलाप था, है अपना कि किसी वस्तु को ऊपर उठाए, आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया, परंतु ऊपर की ओर ऊपर की ओर चलती है। आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्य कर रहा है। इसमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है और कौन सा ऋणात्मक कार्य कर रहा है? कारण बताइए, कारण बताइए। ठीक है, चलिए, तो देखिए अपने पास आ गया सवाल। अब देखो, वैसे अगर कोई व्यक्ति कोई नीचे रखे हुए पत्थर को उठाकर 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 कहाँ रख ले? अपने सर पे रख ले यहाँ। ठीक है, तो और गुरुत्वीय जो बल होता है जी, तब कार्य करता है, और इस व्यक्ति ने हाथ लगा के क्या कर दिया? उठा के अपने सर पे रख। तो इसके विपरीत कार्य किया है इसने, तो कार्य इसका रहेगा धनात्मक, क्योंकि इसने ऊपर ले गया, और जब ऊपर से जब नीचे आएगा तो फिर वापस नीचे कर जाएगा। ठीक है ना, धनात्मक गुरुत्वीय जो बल है उसके विपरीत कार्य किया गया। आगे है, एक कुली 15 केजी 15 केजी का बोझा धरती से धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। इसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। अब देखो यहाँ पर भाई साहब क्या बोला है। यहाँ पर आपको बल नहीं दिया। क्या नहीं दिया? बल नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर दे दिया भाई साहब केजी। ठीक है ना, केजी दे दिया आपको। केजी कितना है? वजन, वेट। वेट कितना? ठीक है ना, वजन, वजन दिया। ठीक है, वजन को आप कह सकते हैं एम, मास है ये। ठीक है, ये दिया है 15 केजी। और इसमें विस्थापन कितना किया है? एस जो, वो आपका किया है 1.5 मीटर। अब मेरे भाई, पहले तो हमें डब्लू मानी कार्य करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एफ एस फॉर्मूले। यहाँ तो एफ नहीं है। एफ बराबर क्या होता है भाई? एम जी। क्या है? एम जी। ठीक है, एफ बराबर एम जी। क्या है भाई? एफ बराबर एम जी। ठीक है, या एम ए भी कह सकते हो, या एम जी भी कह सकते हो। तो एम कितना है? 15। और यहाँ पर जो आप जी का मान आप 10 रख सकते। कितना रख सकते? 10। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो 9.8 होता है, परंतु अभी आप 10 रख सकते। तो 150 न्यूटन काम किया भाई साहब, 150 न्यूटन बल लगाया। अब यहाँ आप लिख सकते हो एक 10 गुणा में एस कितना चला? 1.5। दशमलव हटेगा, एक जीरो कटेगा, तो 15 15 225 225 जूल कार्य किया।
टोटल मिला के कितना काम किया था? 225 जूल कार्य किया। कितना किया? 225 जूल कार्य किया। अब ये प्लस में किया माइनस में किया देखते हैं। ठीक है, कि इसने भाई साहब ने किस में किया काम। ठीक है ना, चलो आगे। आगे आ गए अपने पास। भाई प्लस में काम किया है, इसमें काम किया है प्लस। देखो कितना आ रहा है इधर, 25, 225 कुली द्वारा भोजे पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 225 जूल कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 ये हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं वैसे, और यहाँ पे कुछ सवाल हैं। ठीक है, इसको भी लेते हैं। ये तो नॉर्मली आप कर लेंगे। यहाँ से देखो, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा यदि किसी एक न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर ऊपर उठा दे या 1 मीटर उसमें विस्थापन ला दे, तो ये हो जाएगा आपका एक, कितना हो जाएगा? 1 जूल कार्य। समझे नहीं समझे? क्या हो जाएगा भाई? 1 जूल कार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी 140 हल पर कितना किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। कितने का लगाती है भाई? 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत खेत 15 मीटर लंबा है। 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? ठीक है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? तो W बराबर 140 गुणा में 15। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 60 का 0 हासिल की है, और 15 और 6 1। ठीक है, 4 6 कितना कार्य किया? कितना कार्य किया गया है? 21 जूल कार्य। अब कार्य तो हमने खूब कर लिया। अब चलो, कार्य तभी करेंगे ना जब भाई कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना। कार्य तो हमने खूब कर लिया, अब कार्य तभी करेंगे जब कुछ खाएंगे पिएंगे। चलिए तो कुछ खा पी भी लेते हैं, और खाने पीने के बाद अपने शरीर में एनर्जी बनेगी तभी कुछ काम करेंगे, अन्यथा काम वाम तो कुछ करेंगे नहीं। ठीक है ना, कुछ काम तो हम करेंगे नहीं। तो आ गई अपनी ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बाबू, ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? खाने से प्राप्त होती है, तो विदेश से आती है एनर्जी। जादू नहीं है, जादू नहीं है जो सूरज से आ जाए, तभी आएगी। आइए, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। हाँ बिल्कुल, सूर्य हमारे लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत, लेकिन अपने लिए नहीं, पेड़ पौधे अपने लिए तो है ही है। पूरी पृथ्वी को कितना भी ये पेड़ पौधे वगैरह जो उग रहे हैं, सूर्य के कारण ही सब। प्रकाश से नहीं, पेड़ पौधा हरा नहीं होता, जानवरों से खाता नहीं, हम सब्जी मिलती नहीं। ठीक है, बनता क्या बचता क्या फिर? जब जानवर खाता नहीं तो जानवर नहीं होता हम। ठीक है ना, सब कुछ किसी से सब कुछ क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर। तो सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। हमारी ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम खाना खाते हैं ना भाई, जितने भी सोर्स हैं सारे के सारे ऊर्जा। जैसे क्या हो गया अपना, पेड़ हो गया। मेनली हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे मिले? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से कब? पर्णहरित। ठीक है, क्या होगा? पर्णहरित मतलब उनके अंदर पर्णहरित होगा तभी बाहर निकले, हम लेंगे। उसे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो तो वातावरण में अवेलेबल है 0.03%। कितने अवेलेबल है? 0.03% अवेलेबल है। चलो तो बाबू, आगे सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत अ, उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से
तथा ज्वार भाटों से भी सूर्य ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? हम परमाणुओं के नाभिक से कर सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से भी कर सकते हैं। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, उसकी जो गर्मी है, से भी हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। और ज्वार भाटा से भी बिजली उत्पन्न करते ही हैं। ठीक है? इससे उत्पन्न करते हैं ज्वार भाटा से। वहाँ पे ऐसी डिवाइस ही लगाई जाती है कि लहरों के कारण, सूर्य की लहरों के कारण बिजली उत्पन्न करती है। क्या करती है? बिजली उत्पन्न करती है। ये सभी ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र में पानी को चढ़ना ज्वार, उतरने को भाटा कहते हैं। और वो कब होता है? सुबह दोपहर शाम बहुत ज़्यादा। ठीक है? सुबह दोपहर ज़्यादा होता है। तो पानी की लहरें होती हैं सुबह और शाम को ज़्यादा होती है, दोपहर में ऊपर चढ़ती है ना? क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनको से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप ऊर्जा के बारे में सोच बिल्कुल सोच भगवान ने दिमाग, है ना? आगे है, ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया है। ऊर्जा के अनेक भी हैं। बनाए छोटे समूहों में विचार विमर्श कीजिए। किस प्रकार ऊर्जा के कुछ कारण है? क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं है? देखेंगे भाई, हो तो ये बात है, एनर्जी मिलती रहे। एनर्जी, सूर्य शब्द, ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन होता रहता है। अ, विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं, तब उस कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। अपने आवश्यक आपने आवश्यक ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौनों जैसे कि खिलौने कार में चाबी भरते देखा है। और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो गति करने लगता है। क्या करने लगता है भाई? गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर कर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। गुब्बारे में हवा भरेंगे और उसे दबाएंगे तो उसकी आकृति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर वह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है। किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोट मानी फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, मानी विस्फोट ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। इन सभी उदाहरणों सभी उदाहरणों में वस्तुएं इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, हम मान लेते हैं कि ऊर्जा है। क्या है उसमें? ऊर्जा है। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्या है? क्षमता है। क्या है? एनर्जी है। क्या है उसमें? एनर्जी है। जो वस्तु कार्य करती है, ऊर्जा की हानि होती, वस्तु कार्य करती है उसमें, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा वृद्धि होती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें वृद्धि होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु
जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। पहली वस्तु से, मैंने बोला था ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है, इसीलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि भी वस्तु कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। बिल्कुल। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा माने उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसकी निहित ऊर्जा होती है, वो उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में आ जाता है। इसीलिए ऊर्जा का मात मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। यानी ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक केवल एक ही है, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? जूल। क्या कहते हैं उसे हम? जूल। एक ही है दोनों का। ठीक है? क्या है भाई? एक ही है। जो कार्य का है अर्थात जूल। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक मानी किलो जूल का उपयोग किया जाता है। मानी 1 किलो जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 जूल के बराबर होता है। आगे आ गया अपने पास ऊर्जा के रूप, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? ऊर्जा के रूप, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उस ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, काफी रूपों में सम्मिलित है। क्या है भाई? काफी रूपों में सम्मिलित है। तो हेलो एवरीवन, थोड़ी सी इस दिक्कत हो गई थी। वो हो गया था। ठीक है, कर दिया है, सही हो गया। पढ़ते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आगे आ गया ऊर्जा की। ये हमने पढ़ लिया, डाल दिया था भाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं में विद्यमान है विभिन्न रूपों में गतिज विद्युत ऊर्जा, प्रकाश। है ना? आगे है, इसे सोच आप कैसे ज्ञात करेंगे का कोई सत्ता वस्तु जिसका अस्तित्व अपने मित्र अध्यापकों से करें इस। ठीक है ना? अब चलिए, अब एक भाई साहब वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्हीं के नाम पर जूल यूनिट कार्य और भाई कार्य और इन्हीं के नाम पर नाम पड़ा है। नाम क्या है? जेम्स प्रिंसकॉट। प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञान। वे अपने विद्युत तथा उस गतिकी स्थानों के लिए विशेष रूप अन्य विचार में विद्युत के भाव के बारे में नियम ऊर्जा संरक्षण। कौन सा नियम? ऊर्जा संरक्षण योगात्मक रूप स्थापित किया तथा ऊर्जा के यांत्रिक यांत्रिक तुल्यांक यांत्रिक तुल्यांक के ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इन्हीं के सम्मान रखा गया। के नाम है इनका प्रेस्कॉट जेम्स प्रेस्कॉट। और इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा? कार्य और ऊर्जा का, ठीक है, सम्मान में रखा गया। ठीक है, आगे आ गया अपने पास गतिज। क्या आ गया भाई? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा
गति के कारण जो गतिज ऊर्जा, मानी एक भारी गेंद से रेत की परत मानी क्यारी पर गिराई। गीली रेत की सतह अच्छा सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर 25 सेंटीमीटर की से गिराई। कितनी सेंटीमीटर की ऊंचाई? 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई। गेंद रेत में एक गर्त मानी गड्ढा बना देती। इस क्रियाकलाप को 500 से 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एक गेंद को दोहराइए। सुनिश्चित कीजिए सभी 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 जो गर्त गर्त सुस्पष्ट दिखाई दे। माने कि गर्त बोले तो गड्ढा, है ना? गड्ढे जो क्या है सुस्पष्ट दिखाई दे। गेंद को गिराने की सभी शर्तों का लगाएं। इनकी गहराइयों की तुलना करें। कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है? गड्ढा कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है? ऐसा क्यों? गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया? बनाया विचार विमर्श विश्लेषण दीजिए। विश्लेषण की देखिए भाई, क्रियाकलाप मान लीजिए गेंद एक, ठीक है, गेंद एक ही है। यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी है, ठीक है, क्या है यहाँ पे? मिट्टी है। ये मिट्टी है, मिट्टी का खेत है। और स्टार्टिंग में मैं यहाँ से जब गिरा, थोड़े से जैसे ही मैं गेंद ने क्या किया, जैसे थोड़ा, यदि ओ, ठीक है, मैंने जितने ऊपर से गिराऊंगा ज्यादा गड्ढा होगा। इसका मतलब अगर किसी वस्तु की ऊंचाई को बढ़ा दें, ऊंचाई को बढ़ा दें और वहां से गिराए, गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जिसके कारण वो जमीन से जब टकराएगा तो बहुत ज्यादा बल लगाएगा। कारण क्या बने? एक गड्ढा बन जाएगा। हाँ, 10.5 के अनुसार, 10.5 के अनुसार, फिर 10.5 के अनुसार उपकरण सज्जित के ज्ञात द्रव्यमान के गुटके को, ज्ञात द्रव लकड़ी के गुटके को ऊपर से गिराई। क्या करेंगे? ऊपर से अपने पास, ठीक है। आगे है ट्रॉली के सामने की धनात्मक पर रखिए। पल पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चल तथा लकड़ी के गुटके से मेज पर एक अवरोधक गुटके से आने के वहीं नीचे नहीं गिरे। टुकड़ा विस्थापित गुटका विस्थापित हो जाता। गुटके के विस्थापन को मापिए। का अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से? पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराएं। किस अवस्था में विस्थापन अधिक है? किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा? इस क्रियाकलाप में गतिशील अतः इसमें विद्यमान है। एक चलती हुई कार्य कर सकती, एक तेज चलती अपने सदृश्य अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? बहती हुई हवा, पवन, चक्की की पंखुड़ी। गतिशील वस्तुओं में गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। माने उन गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। संक्षेप में किसी ऊर्जा संक्षेप
वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है? अगर कोई भी वस्तु और वह गति कर रही है, गति के कारण जो वही की गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिज गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु में गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है? परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। क्या बोल रहा है? किसी गतिशील वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के किए गए कार्य के बराबर होती है। आइए हम किसी एक समीकरण व्यक्त करें। मान लीजिए समान वेग है। अब मान लीजिए जब इस पर एक नियत बल F विस्थापित की दिशा में लगता है तो वस्तु S दूरी तक विस्थापित हो। समीकरण से समीकरण 10.1 से किया गया कार्य W S के बराबर है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इस वेग में परिवर्तन। मान लीजिए कि वेग U से V हो जाता है। U एक प्रारंभिक वेग है, V अंतिम वेग होता है। मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान क्या एज्यूम किया। ठीक है ना? उत्पन्न किए हुए त्वरण का मान क्या है? अनुभाग 7.5 में हमने गति की अध्ययन किया है। एक समान त्वरण ए एक समान गतिशील किसी प्रारंभिक वेग स्थापन संबंध ये पहले के अपने क्या नियम थे। ठीक है? और उनसे गति वाले ये क्या है समीकरण। वहां पर एक समान क्या है तो एस बराबर जो विस्थापन है वी स्क्वायर बटे में अनुभाग 8.4 हमें ज्ञात है कि एफ बराबर एम। एफ बराबर क्या हो इस प्रकार समीकरण रखने पर ठीक है का एस पर एम रखा है फिर डब्लू डब्लू बराबर समझ गए। ये तो आपका एस और डब्लू बराबर होता है और एफ बराबर क्या एस अपनी जगह है और तो डब्लू बराबर एम क्या कट जाए। ठीक है क्या कट जाए सॉरी ए से ए कट जाए। क्या बोल रहा है ठीक है ना। आगे बोल क्या बोल रहा है क्या बनेगा भाई ये आएगा। ठीक है तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा बराबर में 1/m। ठीक है एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभिक होती है तो u बराबर जीरो मानी प्रारंभिक क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अगर ये स्टार्टिंग जीरो से हो तो w बराबर क्या होगा ठीक है ना हाफ एम बी स्क्वायर। यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य गतिज परिवर्तन गतिज परिवर्तन कर है। एम द्रव्यमान की था एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान एक समान क्या
और गतिशील वस्तु की गतिज द्रव्यमान m, ये अपना ई। ई होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। ए का मतलब होता है काइनेटिक, काइनेटिक बोले तो गतिशील, ई मानी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। उदाहरण अपने पास आ गया है कि 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु वस्तु ऊर्जा कितनी होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक 15 और वेग कितना, 4, 4 का इसका हो जाएगा, कटेगा 8 बार, 12, 60, 120, 120 जूल क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा होगी। कितनी होगी, 120 क्या होगी, आगे मिल। ठीक है। आगे अपने पास सवाल है कि यदि किसी कार का द्रव्यमान 5000 केजी है और उसके वेग 30 किलोमीटर पर आवर से है, से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य पड़ेगा। ठीक है। तो भाई साहब, यहाँ पर 15 क्या है, हाफ एम बी, एक बट्टा का जो एक एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। हाफ एम तो रहेगा ही, बदलाव नहीं हो, यहाँ पर हो जाएगा वाला वेग माइनस। ठीक है। यहाँ से एक 15। ठीक है। और भी कितना है आपका, भी है आपका 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 का कितना हो जाए, 60 का स्क्वायर 300, आगे माइनस में कितना कम करेंगे, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900 गया, 2700, 2700। अब ये 2700 है का जो किलोमीटर है, करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में चेंज करना। ठीक है ना, आइए 60 को चेंज करना, 60 को किलोमीटर पर आवर, 1000 पर प्रति सेकंड। वो हो जाएगा 25/में, 50/3 आपका ये, 50/25, 50/3 का एलसीएम ले लें, 500 तो है सीधा, हमारा कट रहा है, तो ये हो गया 9। हाँ कितना है, 8 फीट, 625, ये 3 को काट देंगे, 500, 500 को 250 हो जाए, बाद में काटेंगे पहले इसको। जो अपने पास कितना, 25, 500/2 है, 250 करने में दिक्कत होगी।
2 से कट 15 देखते हैं, ठीक है? एक लाख 56 मतलब अपना आंसर हो गया बिल्कुल, ठीक है ना? कितना आ गया भाई? काइनेटिक एनर्जी लाख जाएगा, जूल हो जाए, राइट? समझ ही गए होंगे। आगे आ गया अपना गतिज ऊर्जा। अब आ जाए आगे गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो गतिज ऊर्जा और किसी गतिज स्थिति के कारण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना? तो अपने पास है कि एक रबर बैंड है, रबर बैंड, रबर का छल्ला लीजिए और सिरे को पकड़कर दूसरे खींचिए। छल्ला खींच जाता है, छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, क्या होता है? छल्ले को एक क्या होता है? चले भाई आगे। ये लीजिए अपना छल्ला जो है अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का करता है, करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले ने कोई स्थिति में ऊर्जा खींचने पर उपार्जित यह ऊर्जा कर लेता है। आगे आ गया एक स्लंस की लीजिए। निम्न चित्र दर्शाए अनुसार अपने चित्र एक किसी सिरे को पकड़ने के कहिए, आप दूसरे सिरे को पकड़िए तथा अपने मित्र से दूर चले जाइए, ठीक है ना? अपने मित्र से क्या चले जाइए? दूर चले जाइए। अब आप स्लंस की छोड़ दीजिए। स्लंस की क्या होगा? खींचने पर स्लंस की ये क्या संपीड़ित करने पर भी स्लंस का उपार्जित करेगी? खिलौने खिलौना कार लीजिए, इसमें चाबी भरिए, कार को ज़मीन पर रखिए, क्या ये चलेगी? बिल्कुल। इस कहाँ से उपार्जित की? क्या ऊर्जा क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए पेटों पर निर्भर करती है? क्या उसकी क्या इसकी जाँच कैसे कर सकते हैं? आप इसकी जाँच क्रियाकलाप लेंगे, किसी वस्तु है ये, वस्तु अब कार्य कर सकती, छोड़ने पर यह गिरने लग कुछ या उपार्जित कर ली है। अधिक ऊर्जा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है और इस प्रकार इस अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सोचिए तथा विचार, ठीक है ना? देखो मेरे को, चाबी जब भरते हैं किसी स्प्रिंग लगाए होते हैं, गोल सी क्या स्प्रिंग्स, तो क्या हो मतलब जो गोल स्प्रिंग्स होते हैं और वो एक सिरे से बंधी रहती हैं और इसको जब चाबी से घुमाते हैं ना, जब इसको घुमाते हैं, प्रवृत्ति है कि ये प्रवृत्ति बिल्कुल चिपक जाती है, ठीक है? बिल्कुल चिपक जाती है। जैसे ही इस चाबी को भरते हैं तो ऐसे, जैसे इसको खोलते हैं तो ऐसे होती है। मतलब ये जो बीच में ये जो एक्स लगा रहता है, उधर जिसके साथ ये जुड़ा रहता है, ये उसको ये प्रवृत्ति होती है ओपन होने की। तो प्रवृत्ति क्या है? ओपन होने की प्रवृत्ति रहती है और इस प्रवृत्ति क्या होता है? फैलने की कोशिश करता है, ठीक है? उसी प्रकार मान लीजिए किसी को उठाते हैं और नीचे गिराते हैं, एक गतिज ऊर्जा बन जाती है, ठीक है ना? क्या बन जाती है? बन जाती है। जब आप किसी रबर बैंड आप बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप हो जाती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप
कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा गतिज किसी वस्तु द्वारा इसकी गतिज चीज अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को ठीक है, यानी इसमें जो उपस्थित रहेगी ऊर्जा वो स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। आगे है क्रियाकलाप बांस की चप, चपत्ती खपच्ची लीजिए। इससे चित्र दिखाइए अनुसार धनुष बनाइए। किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए। तीर का एक सिरा धनुष की तानित डोरी पर अब डोरी को खींचिए और तीर मुक्त कीजिए, मन छोड़िए। तीर को धनुष की आकृति परिवर्तन पर धनुष की आकृति में परिवर्तन तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान, इससे तीर गतिशील होकर दूर, ठीक है ना। यानी ये जब हम टेढ़ी हो जाएगी जैसे अपनी स्थिति में आने करेगी। अब आने की कोशिश कर किसको भेजेगी आगे? तीर को भेजेगी। तीर में अपनी स्थितिज ऊर्जा के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे आ गया कि किसी वस्तु पर वस्तु की गतिज वस्तु किसी ऊंचाई पर वस्तु की अगर किसी वस्तु ऊंचाई पर वह बैठी हुई है मानी रखी हुई है तो ऊर्जा है, और जैसे उसको छोड़ा जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। वस्तु को किसी ऊंचाई तक वृद्धि होती है। इसका कारण है इसको पर उठने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय ऊर्जा होती है होती है भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर ऊर्जा को वस्तु को बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा के व्यंजन को ज्ञात करना सरल है। क्या करना? ज्ञात करना सरल है। देखो यहाँ एक वस्तु रखी है, नीचे आए तो गतिज ऊर्जा में आएगी, फिर स्थितिज ऊर्जा के अंदर एक अहम द्रव्यमान के बारे में मान लीजिए धरती से h ऊंचाई तक पर उठाए। ऐसा करने के बल की आवश्यकता उठाने के अधिकतम बल वस्तु भार के बराबर अर्थात m है। वस्तु में पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा अर्जित हो। मान लीजिए पर गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, तब क्या हो जाएगा? W बराबर बल क्या हो जाएगा? बल कितना? बल क्या है? ठीक है ना। बल क्या हो बल हो जाएगा का बल mg और विस्थापन h, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी W mg के क्या आ जाएगी आप, ठीक है ना। ईपी पोटेंशियल एनर्जी, पी को क्या बोलते हैं? दैट मीन्स पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्थिति पी मानी होता है पोटेंशियल मानी स्थिति के कारण, ई मानी जो क्या होगी? एम जी एच क्या होगी? एम क्या हो जाएगी बाबू? आगे लीजिए मानी वस्तु वस्तु की भूमि तल आपके द्वारा शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु दिए दी स्थिति के तल के सापेक्ष स्थिरता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष कोई दूसरा क्या हो सकता है? कोई दूसरा मान हो सकता है। आगे लीजिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक अथवा अंतिम पर है, न कि उस रास्ते पर जिस पर ये वस्तुओं गति की। चित्र 10.8 में ऐसी स्थिति जहाँ एक गुटका
ए से बी तक दो विभिन्न पंथों से पहुंचाया गया है। मान लीजिए बी बराबर एच दोनों की स्थिति पर किया होगा। ठीक है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दो वस्तु दी, कितनी वस्तुएं दी गई है अपने पास, दो वस्तुएं दी गई है। बात अलग है, ले जाते टाइम यूं गया फिर यूं रखा इसको और एक को सीधा ही रख दिया। ठीक है, लेकिन इनकी स्थिति के कारण इनमें क्या रहेगी वो उदाहरण है अपने पास 5 केजी, 10 केजी द्रव्यमान 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, मीटर की ऊंचाई उठाया गया। ठीक है, अब बताओ उसके बोला है, बताइए, बोला है क्या बोला है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए, ए का मान 9.8 रखना है। देखो इसके अंदर आपकी पोटेंशियल एम जी है, एम कितना है 10 है, ई कितना एच और था 6 मीटर। ठीक है ना, 9 पॉइंट, ये 10 मतलब 10 कट, ठीक है ना, और 6 8 6 नंबर, ठीक है जो मानी कितना 588 जूल। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 588 जूल। मानी एच यहाँ पे जो वर्ण है। आगे और है सवाल अपने, आगे है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर क्या है स्थित है। ठीक है ना, एक बार में ठीक है, वैसे आने लगे ना वापस से। अब देखो क्या बोल रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान की वस्तु धरती से पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है अपने को, 480 दे रखी है। तो वस्तु धरती के सापेक्ष ऊंचाई, अब बहुत आसान है, ये बोला है कि जी का रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी एच होता है, तो एच हमें पता नहीं है। ईपी को तो पता दे रखी है कि 480 दे रखी है, और एम दे रखा है 12 केजी, और एच जो दे रखा है 10 दे रखा है, सॉरी जी 10 दे और एच का मान पता नहीं। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे सब गुणों में, 4 चौक, एच बराबर कितना होगा 4 मीटर, कितना होगा एच बराबर। ठीक है ना, आसानी से निकल जाते हैं और बहुत सिंपल, 4 मीटर आ गए अपने। आगे आ गए ऊर्जा, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के एक उदाहरण देख, क्या मिलते हैं, एक उदाहरण देख। ठीक है, चलिए तो भाई करते हैं, आगे लीजिए। क्रियाकलाप है, पानी छोटे, बैठिए प्रकृति में विभिन्न पर विचार करें, अपने सब प्रश्नों के बारे में। हरे पौधे कैसे बनाते हैं? वो उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वायु एक बहती है, कोयला तथा पेट्रोलियम ईंधन कैसे बनते हैं? किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं? क्रियाकलाप है, अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले युक्तों में ऊर्जा रूपांतरण इस प्रकार के युक्तों प्रत्येक क्रियाकलाप पहचान और ऊर्जा
आगे है ऊर्जा संरक्षण कहा था। ऊर्जा को उत्पन्न किया बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण माने हमने खींचा है कि ऊर्जा इस प्रक्रिया में या रूपांतरण की अवस्था में कुल ऊर्जा रूप रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम से आ रहा है। इस केवल एक रूप से है तो इसकी उत्पत्ति नाश रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के साथ कुल ऊर्जा सदैव यानी बदलती नहीं कांस्टेंट ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति में सभी प्रकार के रूपांतरणों में नहीं पड़े। ठीक है, मैं सवाल को छोड़ चलिए सवाल को छोड़ आगे क्या आगे होगा कि एक सरल उदाहरण पर विचार मान लीजिए कि मान प्रारंभ में गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है स्थान पर रखिए यह शून्य इसका प्रारंभिक वेग भी क्या कुल ऊर्जा जब यह गतिज ऊर्जा परिवर्तित गिरती है यदि किसी क्षण पर वस्तु का वेग भी है गतिज ऊर्जा हाफ एम बी वस्तु 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 जैसे जैसे गतिज ऊर्जा जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली एच बराबर का अंतिम भी अधिक अब गतिज गतिज ऊर्जा एक कम तथा स्थिति तथापि सभी बिंदुओं पर वह है अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या रहता है फिक्स रहता है तो हाफ क्या होगा प्लस में हाफ एम बी कॉन्स्टेंट किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा हम देखते हैं कि गिरते समय पथ में बिंदु या गतिज ऊर्जा वृद्धि हो जाती है जहाँ पिंड की गतिज गति का पर वायु प्रतिरोध भाव आदि अपेक्षा की प्रकार गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा निरंतर रूपांतर छोड़िए सवालों के हम काफी बड़ा हो चुका है यहाँ पे कुछ है गणना करके आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं चार विचार करते रहिएगा आप। यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतर संभव नहीं होता तो क्या होता एक विचार क्या आप इस बिल्कुल अगर प्रकृति में बिल्कुल भी संभव नहीं था पर जीव पेड़ होता है कोई भी नहीं ठीक है कार्य करने की दर कार्य करने की दर को कार्य करने की दर को क्या कहते हैं ठीक है तो क्या हम सब एक ही दर से कार्य का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती है अभी करता मानी एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण कर भिन्न दरों से ये करते हैं आइए इसे निम्न क्रियाकलाप ठीक है निम्न क्रियाकलाप तो अपने पास क्रियाकलाप तो बच्चे मान लीजिए रोमांस ज्यादा या कम, दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं फिर की ऊंचाई तक पहुंच मान लीजिए कि करने में
ए द्वारा 15 सेकंड लेता है, बी द्वारा प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के बी की अपेक्षा कम समय लिया। इस बच्चे ने दिए हुए समय समय मान लीजिए सेकंड से अधिक कार्य किया। ठीक है ना? एक एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षा कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम गतिशील वाहन की हमें यात्रा को बता सकता है। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसी वर्गीकरण का आधार यह कितनी तेजी से या परिवर्तन या कार्य करते हैं। शक्ति दिए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता से या देर से किया गया है। शक्ति की परिभाषा इस है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति माने कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता माने एजेंट टी समय डब्लू कार्य करता है, बराबर में डब्लू टी बराबर में क्या होगा, डब्लू टी होगा। ठीक है, यानी एकांक समय किए गए कार्य क्या कहेंगे, डब्लू टी। और अगर डब्लू बराबर क्या टी, क्या हो जाएगा, पी इधर चला जाएगा, टी पी टी। ठीक है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। क्या होता है, वॉट होता है। का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, डब्लू होता है। यह है वॉट, यह मात्रक जेम्स वॉट, जेम्स वॉट 1819 सम्मान में रखा गया है। एक वाट उस अभिकर्ता मानी शक्ति है, एक सेकंड एक जूल। हम यह भी कह सकते हैं, यदि ऊर्जा के दर 1 जूल पर सेकंड हो वॉट होगी। 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड, 1 वॉट बराबर 1 जूल। हम ऊर्जा स्थानांतरण दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी आपको पता है 1 किलो वॉट जो वॉट के बराबर होती है 1000 वॉट बराबर। ठीक है, आगे अपना साहित्य चैप्टर। ठीक है, ये उदाहरण है, आपको ये करने हैं। आगे कुछ, ठीक है, थोड़ा सा ये यानी 1 यूनिट, वन जो अपने मीटर में आती है ये होती है के डब्ल्यू। ये क्या होती है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 kW एच के बराबर 1 यूनिट आती है। अपने घर में एक बिजली हुई ना खत्म, तो वो 1 kWh होती है। ठीक है, 1 kWh 1 किलोवाट पर हावर। 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट यूनिट खा रहा है, तो एक कितनी यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट अपने को मिल जाएगी। राइट ना? तो ये अपना चैप्टर खत्म हो, ऐड कर दे भागों के अंदर रिकॉर्ड किया है। आगे का जो चैप्टर है साउंड है, ध्वनि है, के बारे में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले। ऐसा करता हूँ मेरे दोस्त का ही ये पढ़ा रहे हैं अभी क्लास का। इन सब के एमसी। ठीक है, मैं समझता हूँ जब तक है आप बेस्ट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आप फिर मिलेंगे।